हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने अब तक दो तीन चीज़ें डिस्कस कर ली है। एक हमने डिस्कस किया था एटम्स, फिर एलिमेंट्स, फिर हमने सीखा हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। इन तमाम तरह की बातें हमारी हो गई। चलिए अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद हम आयंस पे बात करेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स पे। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल कहते हैं किसको? सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हेन टू और मोर देन टू atoms react together when two or more than two atoms react together forms a molecule. क्या लिखा कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में रिएक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब वो रिएक्शन कैसे होगा, किस तरह होगा, वो सारी एक अलग बात है, अलग डिस्कशन है, उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में क्या कर ले, रिएक्ट कर ले, तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली रिएक्शन केमिकल ही होगा, एवरी रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन। तो व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स केमिकली रिएक्ट इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हाइड्रोजन H एटम है। H क्या है? एटम। मगर आपने कहा H2 मॉलिक्यूल। समझ रहे? दो एटम आ गए ना, हाइड्रोजन के दो एटम आपस में क्या हो गए, रिएक्ट हो गए। कितना एटम है? H एंड H। ये दो एटम आपस में क्या कर गए, रिएक्ट कर गए, तो H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। मुझे लगता है चीजें क्लियर हो रही होगी। उसी तरह से अगर हम बात करें क्लोरीन एटम, Cl एटम, ठीक है। Cl2 की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल हो गया। अब तो दो क्लोरीन एटम आपस में रिएक्ट कर गए। हाउ मेनी एटम्स? टू क्लोरीन एटम्स react together and forms a Cl2 molecule. Two hydrogen atoms react together forms H2 molecule. यही तो बताया, सिंपल है ना, कि जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, तो फॉर्मेशन जो करता है, उसी फॉर्मेशन की जो चीज बनती है उसी का नाम मॉलिक्यूल है ना। तो दो या दो से ज्यादा एटम, अभी दो एटम आपको दिखा रहा हूं मैं, है ना। आगे चलते हैं, उसी तरह से हम बात कर लेते हैं, है ना। इसको रब कर देता हूं। ऑक्सीजन एक एटम है, बट O2 मॉलिक्यूल। दो ऑक्सीजन एटम आपस में रिएक्ट कर गए, कंबाइन हो गए, है ना। व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर, रिएक्ट टुगेदर, जो कहते हैं फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल, है ना। O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करें, है ना, किस अब दो या दो से ज्यादा एटम, नाइट्रोजन एटम है, एन एटम, N2 मॉलिक्यूल हो गया। दो नाइट्रोजन एटम आपस में कंबाइन हो गए, है ना। तो क्या है कि दो या दो से ज्यादा एटम, बहुत ही सिंपल है यार केमिस्ट्री, इससे आसान सब्जेक्ट तो मुझे नहीं लगता कुछ है ना। दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जब क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हम कहते हैं किसका फॉर्मेशन हो गया, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। आगे आते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल लिखता हूं। आपने नाम सुना होगा वाटर H2O मॉलिक्यूल, देख लीजिए H2O मॉलिक्यूल है कि नहीं है। दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। अब कैसे कंबाइन हुआ, कैसे रिएक्ट हुआ, ये एक अलग डिस्कशन है,
उस पर बात करेंगे हम लोग, है ना। फिलहाल ये देख रहे हैं कि H2O मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, दोनों आपस में कंबाइन हो गया, H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। और भी मैं कुछ लिखता चलता हूँ, NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, हिंदुस्तानी नाम इसका अमोनिया है। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल लिया NH3, 1 नाइट्रोजन एटम इज देयर एंड 3 हाइड्रोजन एटम इज देयर, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। और भी कुछ मॉलिक्यूल लिख देता हूं मैं आपको, H2SO4 एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है देख सकते हैं, 2 सल्फर, 1 3 ऑक्सीजन, 4 और 1 5, 2 7 एटम है। इसमें 4 एटम है, इसमें 3 एटम है। तो नंबर ऑफ एटम्स आप मॉलिक्यूल देख के काउंट कर लेना कि किस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं। H2SO4 इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड आप जानते होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहां से बात समझ में आ गई आपको कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम, ऑक्सीजन में O2 के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम है और 1 नाइट्रोजन एटम, 4 एटम है टोटल। H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो 7 एटम है ना, 4 1 5 2 7। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होंगे। उसी बिहाफ पे कुछ लोग इसको नाम भी दे देते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आप जान लें क्योंकि आपके 9th क्लास में है कि जैसे कि होता है ना, डायटोमिक है कि ट्राइटोमिक है कि टेट्रा एटोमिक है कि पेंटा एटोमिक है कि हेक्सा एटोमिक है कि हेप्टा एटोमिक है, जो भी एक नाम हम दे देते हैं तो उसको उसकी एटोमिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी एटोमिसिटी कहते हैं। तो खैर देख लेते हैं। अगर एक एटम है, मैंने पहले कहा था सब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है। अगर मान लेते हैं 2 एटम है, कम से कम 2 एटम तो चाहिए ना मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन के लिए। 2 एटम्स अगर है तो उसको डायटोमिक कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ एटम्स, क्या लिखता हूँ? नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल लिख देता हूँ, इसको क्या बोलोगे आप? जैसे O2 है, बोलो बच्चों कितना एटम्स है? 2 एटम्स है, क्या बोलोगे इसको? डाई एटॉमिक। 2 ही एटम है ना, क्या बोलेंगे इसको? डाई एटॉमिक। जैसे आपने कहा Cl2, इसमें भी कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, क्या हो जाएगा? डायटोमिक। इससे पहले मैंने लिखा था आपको N2, कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स, क्या हो गए? डायटोमिक। अरे बोलो यार, शांति क्यों है? बोलते रहिए, चीज़ें होती रहनी चाहिए। आइए अब 3 वाले में आते हैं। बताओ, अभी आपको बताया था तो 3 वाला भी होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई एटोमिक। क्या बोलेंगे? ट्राई। 4 वाला होगा तो उसको क्या बोलेंगे? टेट्रा एटोमिक, है ना। तो जैसे कि हम बात करेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने एटम है? 3, 2 ऑक्सीजन वाले, 1 कार्बन वाले, कितने एटम्स हो गए? 3, क्या बोलेंगे इसको? ट्राई एटॉमिक। ठीक है, क्लियर? 2 है तो डाई एटॉमिक, 3 है तो ट्राई एटॉमिक। चलिए साहब आगे की बात करते हैं। इसी तरह H2O मैंने आपको लिखाया था, ये भी क्या है? ट्राई एटॉमिक। क्लियर है? तो इस तरह से हम बात करते हैं। C2H4, सॉरी इसमें ज़्यादा हो जाएगा, चलिए फिलहाल यहाँ से करते हैं। CH4, कितना एटम्स है? 5, क्या बोलोगे इसको? पेंटा एटॉमिक। CCl4, कितना है? 5, पेंटा एटॉमिक है ना। HCl डायटोमिक हो जाएगा। तो आप गिन लीजिएगा, उस हिसाब से नाम लिखते चलिएगा कि अगर 2 एटम है तो डायटोमिक है, 3 है तो ट्राई है, 4 है तो टेट्रा एटोमिक है, 5 है तो पेंटा एटोमिक है, 6 है तो हेक्सा एटोमिक है, सो ऑन। तो अब मान लें कि बहुत सारे एटम्स,
तो अब इस तरह से हम कितना नाम लिखें तो उसको हम पॉली एटॉमिक कहते हैं। मेनी एटम्स, ये सारे के पॉली एटॉमिक्स में ही आते हैं। डाइएटॉमिक भी पॉली एटॉमिक कह सकते हैं, लेकिन स्पेशल नाम है उसका डाई, 2, ट्राई, 3, पेंटा, 5। अगर आपको परेशानी है कि साहब इतना नाम याद नहीं रखें तो सबको हम क्या कह सकते हैं, पॉली एटॉमिक। पॉली का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा, पॉली का मतलब ही होता है बहुत, है ना, पॉलीमर्स पढ़ेंगे, है ना। तो पॉली का मतलब बहुत होता है, मोर देन वन। तो पॉली एटॉमिक, तो एक ही नाम से भी हम जान सकते हैं कि सारे के सारे क्या है, पॉली एटॉमिक्स हैं। नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इसमें एक से ज़्यादा है। अगर किसी भी चीज़ में नंबर ऑफ एटम्स एक से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक कहते हैं। क्लियर है। जैसे SF6 है भाई, आप कितना नाम लिखे हैं, इसमें 7 एटम है, ठीक है। उसी तरह से अगर H2SO4 की बात करेंगे तो इसमें भी देखते हैं कि 7 है ना। हमारे H2S2O8 की बात करें कितना सब एटम हो गया, 8 और 2 10, 2 12 हो गया। तो इतना अलग अलग नाम कितना याद रखेंगे, तो एक ही नाम से हम जानते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली मीन्स बहुत, एक से ज़्यादा को बहुत कहते हैं। तो मोर देन वन हो जाए तो पॉली हो गया, तो दैट इज पॉली एटॉमिक। क्लियर। तो ये हमारा छोटा सा डिस्कशन था किस पर, मॉलिक्यूल्स पे, कि मॉलिक्यूल्स हम उसको कहते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए, वो जो फॉर्मेशन होगा उसी को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा था कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स रिएक्ट टुगेदर, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल, दैट इज कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूल। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में बातें आ रही होगी। तो चलिए अब इसके आगे वाला जो टॉपिक है एक छोटा सा और, क्लास 9th में, वो भी आप देख लें। उसको हम लोग आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आयंस। क्या कहते हैं, आयंस। आइए एक टॉपिक हमारा छोटा सा और है जिसको आयंस कहते हैं। अगर हम आयंस की बात करें, आपको इससे पहले मैंने डिस्कस किया था एटम के बारे में, कि एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज है, केवल नेचर का फर्क है। उसमें पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। टोटल चार्ज 0 था। मैंने आपको कहा था कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। सिमिलरली कोई भी मॉलिक्यूल पे भी आपने कोई चार्ज देखा क्या, कहीं पर मैंने लिखा प्लस माइनस, कहीं लिखा नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स पे भी कोई चार्ज नहीं होता है। मॉलिक्यूल भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर किसी एटम में चार्ज आ जाए तो हम कहते हैं अब वो एटम नहीं रहा, अब वो जो है क्या बन गया, आयंस बन गया। चाहे वो लूज करके बने, चाहे वो गेन करके बने। हम पढ़ेंगे कि कौन एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, कौन एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे हम इन डिटेल बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे कि कौन सा एटम है जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, है ना, और कौन सा एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। बस आपकी जहन में याद दहानी के लिए मैं 2 बातें कहता हूँ ताकि उससे आपको आसानी से याद रहे कि मेटल्स जो होते हैं ना, दे आर इलेक्ट्रॉन लूजर्स। क्या बेटे, जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन लूजर्स, याद रखिएगा। जो मेटल्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन लूजर्स, और जो नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन गेनर्स, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्यों करते हैं इस पे बात करेंगे। फिलहाल आपके जहन के लिए, आपकी याद दहानी के लिए, आपके काम को आसान बनाने के लिए मैं 2 बातें कह रहा हूं, आप याद रखेंगे कि जो मेटल्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन लूजर्स, और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन गेनर्स। ठीक है। शुरू के जो एलिमेंट्स मैंने आपको लिखा था सारे के सारे मेटल थे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, सीजियम, फ्रेंसियम, सारे के सारे मेटल्स हैं। अल्युमिनियम, कॉपर, है ना, मरकरी, आयरन, ये सारे के सारे मेटल्स। उधर जो आपको एलिमेंट्स मैंने लिखाया था, फॉस्फोरस, है ना, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे वो नॉन मेटल्स थे। आप बस इतनी बात याद रखिएगा। तो आपने कहा कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन में आज के बाद आपके स्टैंडर्ड में क्लास 9th में या फिर थोड़े से और हायर क्लास तक कोई कंसीडर कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है।
समझ रहे? कहीं भी इलेक्ट्रॉन को ही जाना है, इलेक्ट्रॉन को ही आना है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा ये एक अलग डिस्कशन है, उस पर हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन इतना तो है कि इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन में भी टाइप्स हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करेंगे उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये एक अलग डिस्कशन होगा हमारा। तो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स हो वो एक अलग डिस्कशन है। तो याद रखिएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा। समझ रहे हो बात को? और कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को हम लोग रिएक्शन में नहीं देखेंगे पार्टिसिपेशन में। पार्टिसिपेंट में किसको देखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। क्लियर मामला है यहाँ तक? बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करते चलो। अब आयंस की बात कर रहे थे हम। मैंने कहा कि एटम्स जो है इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब मैं आपको यहां लिख दिया Na+। क्या लिखा मैंने? Na+। अब हम देख रहे हैं कि Na है, उसके ऊपर में एक प्लस लगा हुआ है। अरे यार दिमाग कह रहा है कि साहब आपने चार्ज उसके ऊपर लिख दिया, यानी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? भाई अब तो एटम नहीं रहा। एटम तब होता जब चार्ज नहीं होता, जब चार्ज हो गया एटम तो नहीं रहा। क्या बोले उसको? उसको बोलते हैं आयंस, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, चार्ज हमने पहले ही कह दिया दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और बोलो नेगेटिव। तो अब जैसे Cl- है, क्या है? Cl-, ये भी आयन हो गया। चार्ज किसी भी एटम पे जब आ जाए या किसी भी मॉलिक्यूल पे आ जाए तो हम बोलेंगे कि ना तो वो मॉलिक्यूल रहने वाला है और ना वो एटम रहने वाला है। एटम पे भी चार्ज आए तब भी आयन हो गया, मॉलिक्यूल पे चार्ज आए तब भी बोलो यार आयन हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज आयन, है ना? क्या कह सकते हैं? चार्ज्ड, इसको रब कर देता हूं ताकि आपको देखने में परेशानी नहीं हो। चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड एज आयंस। समझ रहे मेरे बच्चों? किसी भी एटम पे जब चार्ज आ जाए, किसी भी मॉलिक्यूल पे जब चार्ज आ जाए, तो ना तो वो एटम रहता, ना तो वो मॉलिक्यूल रहता, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? आयंस कहलाता है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं चार्ज्ड केमिकल स्पीसीज। केमिस्ट्री में जो भी स्पीसीज यूज होता है मैं उसको केमिकल स्पीसीज बोलता हूं, है ना? तो जो भी स्पीसीज हो जाए केमिकल स्पीसीज जिसपे भी चार्ज आपको दिख जाए, बोलना भैया ये अब आयन हो गया। क्या हो गया? आयन हो गया। अरे बोलो क्या हो गया? आयन हो गया। तो पता ये चला कि जब तक चार्ज नहीं है या तो वो एटम होगा या तो वो मॉलिक्यूल होगा। फॉर एग्जांपल NH4+, अब तो एटम है नहीं है, मोर देन वन एटम मॉलिक्यूल्स है। NH4+ अमोनियम आयन है, ये Cl- क्लोरीन आयन है, Na+ सोडियम आयन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम पे या किसी भी मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज आ जाए तो नाम उसका बदल जाता है, उसको आयन कहते हैं। जब तक शादी नहीं होती है तब तक लड़की कहलाती है, शादी हो गई तो औरत कहलाती है, शादी के दिन दुल्हन कहलाती है। एक ही चीज का 3 नाम हो रहा है ना? शादी से पहले लड़की है, शादी के टाइम जिस दिन शादी हो रही है उस दिन वो जो है दुल्हन है, बच्चे की मां हो गई तो औरत हो गई। तो जब तक चार्ज नहीं है तब तक एटम है, चार्ज आ गया आयन हो गया। जब तक चार्ज नहीं है मॉलिक्यूल है, चार्ज आ गया आयन बन गया। तो चार्ज एटम और मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड एज आयंस। जाहिर सी बात है, 2 तरह के चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है जाहिर सी बात उसको कैटायन कहेंगे और जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको एनायन कहेंगे। तो Na+ कैटायन हो गया, Cl- एनायन हो गया। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज कैटायन, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज एनायन। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो रही होगी कि किसी भी चीज पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायन है,
किसी भी चीज पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन है। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज दैट इज कंसिडर्ड एज कैटायन, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज एनायन। क्लियर हो गया? तो बेटा याद रखना, एटम पे कोई चार्ज नहीं, मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं, चार्ज आ गया तो ना तो वो एटम रहा ना तो वो मॉलिक्यूल रहा, वो आयंस हो गया। पॉजिटिवली चार्ज हुआ कैटायन हो गया, नेगेटिवली चार्ज हुआ एनायन हो गया। क्लियर है? एक और छोटी सी बात करते हुए चलता हूं, हाँ, ताकि फिर आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे Na+ है, Cl- है और NH4+ है। जैसे कि एक छोटी सी बात और मैं करता चलता हूं, है ना, जैसे कि हम लोग बात करेंगे, है ना, और भी चीजें हमारे पास होगा जिस पे हम बात करेंगे तफसील से। तो रस अपना साथ दे, मजा आ जाएगा आपको बहुत केमिस्ट्री में है। Na+, देखिए पॉजिटिवली चार्ज कब होगा और नेगेटिव चार्ज कब होगा। मैंने आपको क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, कौन सा इलेक्ट्रॉन है एक अलग डिस्कशन में पहले ही कह चुका हूं। इलेक्ट्रॉन जाता है, कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज जाता है। तो जाहिर सी बात, इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वहां नेगेटिव क्लाउड क्रिएट करेगा और जहां से जाएगा वहां पे पॉजिटिव क्लाउड क्रिएट करेगा। एक आदमी है ना, बड़ा बेहतरीन आदमी है, तो जहां जाएगा जाहिर सी बात वहां पे बेहतरीन एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। एक आदमी बड़ा फसादी टाइप है, फसाद मचाते रहता है, लड़ाई कराते रहता है, तो जाहिर सी बात है वो जिस जगह जाएगी अपनी प्रॉपर्टी, अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, वो वहां पे भी वो फसाद मचाएगा, है ना, अपना इफेक्ट छोड़ेगा। अरे बोलो, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जहां जाएगा नेगेटिव क्लाउड, नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा और जहां से गया वहां पर पॉजिटिव एनवायरनमेंट, क्योंकि अपने आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा और जिस जगह जाएगा वहां पर नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे गंदगी है इस रूम में, अभी इस गंदगी को मैं उठाकर बाहर कर दूं, यहां साफ हो गया, बाहर गंदा हो गया, हो गया कि नहीं हुआ? हमने क्या किया, यहाँ के गंदगी को उठा के बाहर रखा तो बाहर चीजें गंदी हो गई, यहाँ अपने आप साफ हो गया। उसी तरह से ये नेगेटिव माहौल था, नेगेटिव एनवायरनमेंट था, नेगेटिव क्लाउड था इलेक्ट्रॉन का, इसने नेगेटिविटी जहां गया अपनी नेगेटिविटी ले गया, वहां नेगेटिव क्लाउड क्रिएट किया और इस जगह को क्या कर दिया, ऑब्वियसली पॉजिटिव क्लाउड कर दिया। तो यहां से एक बात समझ लेना कि किसी भी आइटम में पॉजिटिव, कोई भी आइटम पॉजिटिवली चार्ज कब होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। क्लियर है? और जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, सोडियम है Na+ तब होगा जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्लियर है? क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन जब ले लिया तो Cl- हो गया। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पे नेगेटिव क्लाउड क्रिएट हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है? इसको और दूसरी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझ लो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, बड़े मेहनत से समझा रहा हूं यार, समझ लिया है क्या? सोडियम में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था यार, बोला कि 10 इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या बताया था आपको? 11 इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको बताया था किसी भी आइटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन। बोलो ना। तो सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11, माइनस मैंने लिख दिया, ठीक है। प्रोटॉन भी कितने हो गए यार? 11। टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। टोटल चार्ज क्या हो गया? 0। अब मैं कह रहा हूं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, लूज कर दिया, किसी को दे दिया या लूज कर दिया। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए मेरे पास? 10। प्रोटॉन तो जैसे का वैसे ही है ना यार, 11 का 11 ही है ना, तो प्रोटॉन कितने हो गए यार? 11। तो पता चला 10 नेगेटिव चार्ज है, 11 पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज +1 हो गया ना यार। टोटल चार्ज कितना हो गया यार? +1। तभी तो +1 लिखता हूं ना यार। कैसे समझना है यार, समझ जाओ। उसी तरह क्लोरीन की बात करें यार, आप पढ़ेंगे 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों? 17, 17 नेगेटिव चार्ज हो गया। प्रोटॉन कितने होंगे? जितना इलेक्ट्रॉन है 17 पॉजिटिव चार्ज हो गया। टोटल चार्ज कितना हो गया यार? टीसी लिख देता हूँ मैं, टोटल चार्ज, या टोटल चार्ज ही लिख देता हूँ, क्यों वर्ष कन्फ्यूज हो गए। टोटल चार्ज कितना हो गया यार? 0। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे बच्चों? 18। प्रोटॉन कितने हैं? जितने का उतना ही 17, 18 नेगेटिव 17 पॉजिटिव, टोटल कितना? -1। टोटल चार्ज कितना हो गया? -1। ठीक है, तो ये भी आप जिस तरह समझना चाहो उस तरह समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा तो जाहिर सी बात एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज तो बराबर था, तो इसलिए उसकी पॉजिटिविटी बढ़ गई। उसी तरह से कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिविटी बढ़ गई, तो जाहिर सी बात उस पर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। ठीक है, जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 नेगेटिव चार्ज। तो बस ये सारी कहानी थी। बस और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं तो उसको और समझाने की कोशिश करूंगा। बस इतना याद रखिए, कोई भी केमिकल स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जिसने गेन किया ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है जहां जिसके पास जाएगा वहां भी क्या कर देगा? नेगेटिव कर देगा। अरे हुआ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो पता ही चला कि इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। मैंने कहा जितना लूज करेगा उतना पॉजिटिव, जितना गेन करेगा उतना नेगेटिव। एक एग्जांपल लिख देता हूं, कैल्शियम याद पढ़ेंगे आगे चल के, 2 पॉजिटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। कितना लूज कर दिया? 2। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O-2। ठीक है, तो ये आपका मॉलिक्यूल था, ये आपका आयंस था। पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसको हम लोग कैटायन कहेंगे, नेगेटिव चार्ज है उसको एनायन कहेंगे। बराए मेहरबानी तमाम चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस अगर पसंद आ रहा है, चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें, फिर से मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका मोहतशिम रजा आपके यूट्यूब चैनल में। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है किशनगंज में, है ना, इसका नाम है स्पेक्ट्रम क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।